हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम गोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज के हम इस वीडियो में थ्री पार्ट्स वीडियो ये होगा मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल रेगुलेशन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव बीन गिविंग मी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्लास है, सेल साइकिल एंड रेगुलेशन की क्लास है, ये पार्ट वन है। ठीक है, ये लगभग 12 से 15 मिनट का एक पार्ट रहेगा, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और आप एक एक अच्छे से बेसिक से चीजों को समझेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आज का टॉपिक जो हमारा है, वो जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल और सेल साइकिल का रेगुलेशन, राइट। तो देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप लोगों को पता होगी। ठीक है, जो भी लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो भी लोग CSIR गेट की तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने पहले नीट की तैयारी करी होती है, उनको ये पता होता है कि चार फेजेस में हम सेल साइकिल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ये हर सेल साइकिल में लगभग लगभग पाई जाती है, कुछ एक आध केसेस में नहीं पाई जाती, जैसे G2 फेज कुछ जगह स्किप हो जाती है, कुछ जगह G1 फेज स्किप हो जाती है। एक और फेज होती है G0 फेज, राइट। वो कभी कभार पाई जाती है, बट वो अभी हमारा टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन, और उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, एक चीज है, जो एक कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी आप सेल साइकिल या सेल डिवीजन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो ये है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल। ठीक है, ऐसे दो तीन बार थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पार्ट सी में देखने को मिले हैं पिछले। अगर आप CSIR की हिस्ट्री उठा के देखें पिछले 10 साल के पेपर्स में, आपको दो से तीन सवाल मिनिमम, कि मैं मिनिमम वैल्यू बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए, सेल्स इन G1 फेज में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेल्स इन S2 में है, एस फेज में है, जो कि अंडर डीएनए रेप्लिकेशन जा रहे हैं। और उसके बाद सेल्स इन G2 एंड M फेज। तो इसमें अगर आप देखें तो एनालिसिस ऑफ डीएनए कंटेंट विद फ्लो साइटोमीटर। ठीक है, typical results obtained for a proliferating cell population when the DNA content of the individual cells is determined in a flow cytometer is a fluorescence activated cell sorter, or FACS, can be used to sort cells according to their fluorescence. Okay, cells are analyzed here, were stained with a dye that becomes fluorescent when it binds to DNA, so that the amount of fluorescence is directly proportional to the amount of DNA in each cell. Okay, the cell fall into three categories: those that have unreplicated DNA component and are therefore in G1 phase. ये वाली part, ठीक है? Those that have the fully replicated DNA component, that is twice the G1 DNA content, and are in G2 or M phase. Okay, देखिए, रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल है, पर सेल, रिलेटेड अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, जो कि एस फेज में होता है, राइट। अब वो जो डीएनए जो रेप्लिकेट हो चुका है, अब वो दो सेल्स में इक्वली बटेगा। तभी तो हम उसे कहते हैं, तभी तो एक जनरल कंटिन्यूटी बनता है कि इस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, कहाँ पे था, फुल्ली रेप्लिकेटेड ऑफ डीएनए एंड एम फेज, एंड दोज दैट हैव इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ डीएनए आर इन द एस फेज। ठीक है, this distribution of cell indicates that there are greater number of cells in G1 than in G2 plus M phase, showing that G1 is longer than G2 plus M in this population. अब इन दिस पॉपुलेशन है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा हो। CSIR यहाँ पे खेल कर सकता है, यहाँ पे एक गेम कर सकता है। वो ये कर सकता है कि सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें G2 और M फेस जो है लॉन्गर है G1 फेस से, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है? इसका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि वहां पे रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, सेल्स जीवन में उतना ज्यादा स्टे नहीं करना चाहते। ठीक है,
हालांकि ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट अगेन CSIR का एग्जामिनर इस तरह के सवाल पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछली ही स्लाइड में कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, फ्लो साइटोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। अब कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल बहुत जरूरी है, क्योंकि अनकंट्रोल सेल साइकिल ही कैंसर का एक वन ऑफ द मेजर रीजन है, कॉज। तो लेट जीवन में जब हमारा एस फेज में रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले क्या प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन में, कौन कौन से प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है? डीएनए लाइगेज हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, डीएनए हेलिकेज हो गया, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 हो गया, डीएनए पॉलीमरेज 1 हो गया, वो छोटे छोटे जो ज्वाइन करने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज 3 को करने के लिए, आरएनए प्राइमेज हो गया जो प्राइमर बनाता है। तो क्या वो प्रोटीन्स, उनकी क्वालिटी क्यूसी, उनका क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल है, क्या वो सही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, डीए कुछ डैमेज तो नहीं है सेल को, सेल किसी स्ट्रेस स्टेज में तो नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगेन रेप्लिकेशन के दौरान अगर कुछ भी मिस होता है तो वो आगे फ्यूचर जनरेशन में कैरी हो सकता है, जो कि एक काफी डिलीटीरियस हो सकता है, फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम द जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एस फेज में भी हम ये देखते हैं कि सारे डीएनए रेप्लिकेट हो गए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है, फेवरेबल है कि नहीं है। इसमें भी देखते हैं, एम फेज में भी देखते हैं कि सारे क्रोमोसोम स्पिंडल पे अटैच्ड हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में प्रॉब्लम आएगी, राइट? तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। एक बार मैं इसको हल्का सा रीड आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम triggers essential processes of the cycle such as DNA replication, mitosis and cytokinesis। DNA replication यहाँ पे होता है, माइटोसिस यहाँ पे होती है और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होती है ट्रांजिशन में, ठीक है। A controller system is represented here as a central arm, the controller that rotates clockwise, triggering essential processes when it reaches the specific transitions on the outer dial. Information about the completion of the cell cycle events as well as the signal from the environment can cause this control system to arrest the cell cycle at these transitions. जब हम चैप्टर के थोड़ा सा एंड की तरफ आएंगे तो मैं बताऊंगा कि वो कौन से कंट्रोल पॉइंट्स हैं जहां पे अगर सेल डैमेज होती है तो क्या क्या कंट्रोल करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सेल साइकिल को आगे प्रोसीड करने के लिए आप दो की कंपोनेंट्स की बात करते हैं। द फर्स्ट इज द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, जिसमें दो चीजें होती हैं, एक साइक्लिन होता है, एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, साइक्लिन। साइक्लिन का मतलब अगर आप डिकोड करने की कोशिश करें, if you try to decode it, what does cyclin interpret? Cyclin interprets a system in which with cycles, right? With cycles in the high zone and in the low zone, which can transition between high and low zones, right? Presence or absence, right? And cyclin dependent kinase is a protein, is an enzyme that depends on cyclin for its activity. Okay, simple. Let's keep it very simple. When the cyclin forms a complex with its CDK, cyclin forms a complex with its CDK, the protein kinase is activated to trigger cell cycle events. Without cyclin, CDK is inactive. As simple as that. If you don't have a cyclin, you won't have a CDK. Or you will have a CDK, but it won't be active in the cells. That's why it's called as cyclin dependent kinase. Okay. Now, one more thing to remember here is that कि kinase का काम क्या है? What's the work of kinase? Kinase generally phosphorylation का काम करता है, ठीक है? Always मतलब most of the time phosphorylation का काम करता है, always phosphorylation का काम करता है, okay? Let's move to the next slide. Okay, so it's important to understand. अब यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, साइक्लिन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है
जो कि साइकिल कर सकता है बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट्स। ठीक है, मतलब वो कभी अप होगा कभी डाउन होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में ये देखिए जीवन एस साइक्लिन है, जो जीवन के स्टार्ट होने पर नहीं है, लेकिन जैसे ही जीवन यहां से स्टार्ट होता है वैसे ये जीवन साइक्लिन पीक करता है, जीवन एस साइक्लिन पीक करता है, जो कि चलता है लेट आपके एस फेज तक, और एस फेज के आने के बाद ये तुरंत डिग्रेड हो जाता है, या लो हो जाता है, डिग्रेड तो नहीं होता, लो हो जाता है, और वो बिल्कुल आपका एक कांस्टेंट बना के रखता है ड्यूरिंग ईच ऑफ द सेल साइकिल अगले जीवन तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एस फेज साइक्लिन। ये आपका जहां से लेकर लेट जीवन से लेकर, और सॉरी मिड ऑफ द जीवन से लेकर पीक होना स्टार्ट होता है, और ये एस और G2 और G2M को क्रॉस करते करते केवल मेटाफेज एनाफेज पे ड्रॉप करता है। ठीक है, तो ये समझ के रखिएगा कि एस फेज साइक्लिन आपका लॉन्गेस्ट वर्किंग साइक्लिन है। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द साइक्लिन इज मोस्ट परसिस्टेंट, या ये वो ऐसा कर देगा कि ये लेबलिंग हटा देगा, जीवन एस हटा देगा, एस हटा देगा, एम हटा देगा, और पूछेगा कि ए बी सी कौन से हैं। यहाँ पे ए में कुछ और डाल देगा, बी में कुछ और डाल देगा, सी में कुछ और डाल देगा, इस तरह से सी पार्ट का सवाल बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका एस फेज साइक्लिन है। देखिए ये एस फेज में काम कर रहा है, एस सी डी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, और ये आपका जीवन से स्टार्ट होता होते एस पे पीक करता है, और लास्ट में जाता है एम फेज, एम फेज तक। उसके बाद आता है आपका एम फेज साइक्लिन, जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है। ये आपका एस से G2 के जो ट्रांजिशनिंग फेज है उसमें धीरे 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 पीक करना स्टार्ट करता है, और एम फेज पे जाकर ये भी मेटा फेज टू एना फेज जब ट्रांजिशन होता है तो ये भी अपना एक जो लेवल है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, ए बी सी करके पूछे जा सकते हैं, लेबलिंग हटा देगा, इधर वाली लेबलिंग हटा देगा, आपसे पूछ लेगा। ठीक है, जीवन एस सी डी के जी और एम सी डी के कहाँ कहाँ काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक बार ये मैं साइड का भी पढ़ देता हूँ। Cyclin CDK complexes of the cell cycle control system, the concentration of the three major cyclin types oscillate during the cell cycle, while the concentrations of the CDK not shown do not change and exceed their cyclin amounts. ठीक है, in late G1, rising G1 S cyclin levels lead to the formation of G1 S CDK complexes that trigger the progression to the transition. Start transition, right? S CDK complexes form at the S of the at the start of the S phase and trigger DNA replication as well as some early mitotic events. ठीक है, अर्ली माइटोटिक इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करता है एस सी डी के कॉम्प्लेक्सेस। एम सी डी के कॉम्प्लेक्सेस ड्यूरिंग द जीटो फेज बट आर हेल्ड इन इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एम सी डी के complexes are formed during the G2 phase but are held in the inactive stage. They are activated at the end of the G2 and trigger the entry into the mitosis at the G2M transition. A separate regulatory protein complex is the APC. APC initiates the metaphase to anaphase transition, which we will discuss later. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज का हम जो अपना लेसन है वो यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपसे पार्ट 2 और पार्ट 3 के फाइनल उसमें भी मुलाकात होगी। ओके, सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए पीडीएफ #PDF फॉर नोट्स। अगेन आप सभी का थैंक यू कि आप मेरे साथ इतनी देर तक बने रहे। हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपका जेआरएफ जरूर क्वालिफाई होगा आपकी डिजायर्ड टाइम के साथ। आप वहां से पीएचडी करेंगे जहां से आप करना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ आई वुड टेक रेस्ट नाउ। ठीक है, signing off, see you soon, bye, take care.